हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास होने वाली है इंग्लिश में वो होने वाली है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। ये भी आपका एक टॉपिक है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, आता है। एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेगा। उसमें कहेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। ऊपर क्वेश्चन में कहेगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में सही से पंक्चुएशन लगी हुई है, मतलब विराम चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे हम पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं और कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स है। ठीक है, तो एक एक पंक्चुएशन मार्क को हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। क्या होता है? विराम चिन्ह। मतलब किसी, ये जो है पंक्चुएशन, ये हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर लगाना है। क्या होता था पहले, जब जो राइटर्स होते थे, वो अब भी यूज होते हैं, वे क्या करते थे किसी भी सेंटेंस के अंदर विराम चिन्हों, पंक्चुएशन का यूज ऐसे करते थे कि काफ़ी वर्ड्स को एक फ्रेज में बनाते थे और एक काफ़ी फ्रेजेस को किसी सेंटेंस में चेंज करते थे। मतलब वर्ड्स जो होंगे, जो काफ़ी वर्ड्स होंगे, उसको चेंज करेंगे फ्रेजेस में और फ्रेजेस को चेंज करेंगे सेंटेंसेस में। ठीक है, किसमें? सेंटेंसेस में। मतलब काफ़ी वर्ड्स होंगे, उनको ऐड करने से हमको फ्रेजेस मिलेंगे और फ्रेजेस को पंक्चुएशन से ऐड करके हमको मिलेंगे सेंटेंसेस। क्या मिलेंगे? सेंटेंसेस। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई पंक्चुएशन का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। फिर चलते इसके टाइप्स की तरफ को। मान लो मैंने कहा, पहला सेंटेंस में कहता हूं कि द ऑफिसर शेड। ऑफिसर कहता है कि, अब मैंने क्या लिखा? द ऑफिसर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द पियोन इज फुल। क्या लिखा है? द पियोन इज फुल सॉरी। अब मैंने क्या लिखा भाई? मैंने, अब ध्यान से देखना, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले और ये चारों क्या है? ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप, यही क्या है? पंक्चुएशन है, यही विराम चिन्ह है। अब मैंने इसी सेंटेंस को मैंने लिखा द ऑफिसर और 2 मैंने इन्वर्टेड कोमा में इसको लिख दिया। उसके बाद कोमा लगाया और उसके बाद लिखा सैड। उसके बाद क्या लिखा? सैड। और लिखा द पियोन। क्या लिखा? द पियोन। समझ में आ गया? पहले तो द ऑफिसर को इन्वर्टेड कोमा में ऐड किया, उसके बाद कोमा लगाया, सैड द पियोन, और उसके बाद फिर एक कोमा लगाया और क्या लिखा? इज फुल, और फिर मैंने इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया। अब 2 सेंटेंस लिखे, इनमें चेंज क्या है भाई? इसमें ये चेंज है कि मैंने पहला सेंटेंस तो इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा, अगला सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, बस इसमें कोमा यूज किया। इसमें मैंने क्या किया? पहला सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर एक सेंटेंस कोमा और फिर इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। और ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप, यही क्या है? पंक्चुएशन है, यही विराम चिन्ह है। अब देखो ऊपर वाले का यदि मैं हिंदी मीनिंग निकालूं, द ऑफिसर सेड, मतलब किसी ऑफिसर ने कहा कि द पियोन इज फूल, मतलब जो पियोन है, जो चपरासी है, वो क्या है? बेवकूफ है। लेकिन दूसरे वाले का मैं बताऊं तो अब ये कह रहा है सेड द पियोन, मतलब चपरासी कहता है कि द ऑफिसर इज फूल, मतलब जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो बेवकूफ है। भाई ऊपर वाला तो कह रहा है कि ऑफिसर कहता है कि चपरासी बेवकूफ है, नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है कि पियोन कहता है, चपरासी कहता है कि अधिकारी बेवकूफ है। सिर्फ हमने क्या किया? सिर्फ हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जो सीक्वेंस है, जो उनका जगह है, उसको चेंज की है और उनके चेंज होने से ही क्या हुआ?
इनका मीनिंग चेंज हो गया। तो यही है क्या, पंक्चुएशन। तो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन सी पंक्चुएशन होती है। ठीक है, कौन कौन सी पंक्चुएशन होती है। पहली पंक्चुएशन होती है, अब मैं लिखता हूं पंक्चुएशन के प्रकार। पहला होता है पंक्चुएशन क्या, फुल स्टॉप। क्या होगा, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के लिए सिंपल सा इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। दूसरी पंक्चुएशन होती है कोमा, कोमा को ऐसे लिखते हैं। तीसरी पंक्चुएशन होती है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये एक इन्वर्टेड कोमा पंक्चुएशन है। चौथी होती है मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव। तो ये होता है क्या, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव। मैं नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट होगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा ये। और लास्ट जो मैं बात करूं, लास्ट की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी किस तरीके से लगाते हैं हम, ऐसे, ये तो लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी मतलब जो रिलेशन ऑफ पोजीशन हमको शो करता है। समझ आ गया। तो पंक्चुएशन समझ आ गई। पंक्चुएशन होती क्या है, पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह कहाँ कहाँ हम इनको लगाते हैं। दो सेंटेंस के थ्रू मैंने बताया कि पंक्चुएशन का यूज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन की यदि हमने कहीं गलत लगा दिया तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने बताई आपको 6 पंक्चुएशन मैंने आपको बताई है। अब डिस्कस करेंगे एक एक पंक्चुएशन को, हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। बात करते हैं नंबर 1, नंबर 1 पंक्चुएशन की बात करते हैं। नंबर 1 पंक्चुएशन जो है वो है फुल स्टॉप। अब इस फुल स्टॉप का पंक्चुएशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका जो पहला यूज होगा वो हम किसी भी, या तो असर्टिव सेंटेंस हो, मतलब या तो असर्टिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो। कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब या तो कोई असर्टिव सेंटेंस हो या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इसकी समाप्ति पर जब ये एंड होगा तो उसकी समाप्ति पर ही हम फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ आ गया। मतलब कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो या इंपेरेटिव सेंटेंस हो, जब वो खत्म होगा, जब उसकी समाप्ति होगी, तभी हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। मान लो एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो द काउ इज ईटिंग ग्रास, मतलब जो गाय है वो घास खा रही है, और खा रही है तो बिल्कुल सेंटेंस का अंत हो गया, लास्ट हो गया। तो लास्ट में मैंने क्या यूज किया, फुल स्टॉप। ठीक है, मान लो मैंने लिखा डू नॉट स्मोक। क्या लिखा, डू नॉट स्मोक, मतलब स्मोक मत करो, मतलब स्मोकिंग मत करो। तो लास्ट में जब सेंटेंस खत्म हो गया तो मैंने फुल स्टॉप मैंने यूज कर लिया। या मैं इस तरह एक सेंटेंस और लिखूं कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर, मतलब अपने टीचर की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लास्ट में मैंने लगाया फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का जो पहला यूज होता है किसी भी असर्टिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस की समाप्ति पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, पहला रूल समझ आ गया भाई। ये था इसका रूल नंबर 1। फुल स्टॉप का रूल नंबर 1 कहता है कि असर्टिव सेंटेंस हो या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उसकी समाप्ति पर हम इसको यूज करेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कोई भी एब्रीविएशन हो, क्या हो, एब्रीविएशन हो, तो उसके साथ भी हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। एब्रीविएशन के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे। कोई एब्रीविएशन है तो उसके साथ भी हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। कैसे, मान लो मैंने लिखा MA,
तो एम में लिखा तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया एब्रीविएशन के साथ फुल स्टॉप। मान लो मैं कहता हूँ MLC, तो MLC के साथ भी मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया है। या मैं बात करूँ, मैंने लिखा MLA या मैं लिखूँ MSC, तो मतलब किसी भी एब्रीविएशन के साथ भी हमें क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का दो यूज़ होते हैं आपके पूरी ग्रामर में, दो यूज़ हम मोस्टली करते हैं क्या, फुल स्टॉप का, या तो हम इसका एब्रीविएशन के साथ यूज़ करेंगे या असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंस की समाप्ति पर हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो है, हमने पहला क्या पढ़ा, नंबर 1 पढ़ा है हमने फुल स्टॉप, सेकंड पढ़ते हैं कोमा। क्या पढ़ते हैं, कोमा। इस कोमे का प्रयोग देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो पंक्चुएशन होती है इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होगा ये कोमा ही होगा। मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन जो होती है वो होती है कोमा। तो आपको कोमा का प्रयोग सबसे अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं रूल नंबर 1। यदि मैं इसके रूल नंबर 1 की यदि मैं बात करूं तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगी, मतलब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स होंगे उनको अलग करने के लिए, मतलब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द जो होंगे, शब्दों को मतलब जो वर्ड्स होंगे उनको अलग करने के लिए हम कोमा यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा कि आई बोट ए पेन, आई बोट ए पेन, मैंने उसके बाद लगा दिया कोमा, उसके बाद लिखा ए टीवी एंड ए वॉच, ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने खरीदा एक पेन, एक टीवी और एक वॉच। यहाँ ए पेन, उसके बाद यहाँ कोमा लगाया, ए टीवी एंड ए वॉच। समझ आ गया कैसे किया मैंने क्या कहा कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को, शब्दों को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अब मान लो मैं किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूं। मान लो मैंने कहा कि ही इज एन ऑनेस्ट कोमा सिंसियर कोमा इंटेलिजेंट एंड फेथफुल पर्सन, मतलब वह, अब मैंने 4 वर्ड यूज किए हैं, 4 एडजेक्टिव मैंने यूज किए और उसके बीच में कोमा यूज कर लिया। मतलब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को अलग करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कोमा। तो रूल नंबर 1 कोमे का कहता है कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को अलग करने के लिए हम कोमा यूज करने वाले हैं। दूसरा कहता है एंड के जोड़े को अलग करने के लिए, मतलब एंड से जोड़े गए, मतलब जो एंड से जोड़े गए शब्द, भाई एंड से तो जोड़े गए, तो ये क्या कहता है, एंड से जोड़े गए शब्द समूह जो होंगे उनको अलग करने के लिए। मान लो मैंने कहा कि ऑल पीपल कोमा ऑल पीपल, एंड से, भाई हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ेंगे ऑल पीपल कोमा रिच एंड पुअर। अब उसके बाद फिर कोमा यूज कर लिया, उसके बाद फिर मैंने कोमा यूज कर लिया, मतलब एंड से जोड़े गए शब्द समूह, तो रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, मतलब क्या किया, एंड से जो हमारे जोड़े गए शब्द समूह हैं उनको अलग करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कोमा। ठीक है, तो कोमे का रूल नंबर 2 कहता है क्या,
रूल नंबर 2 कहता है कि एंड से जोड़े गए शब्द समूह को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कोमा। ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ को। रूल नंबर 3 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच को किसको? रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने में मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो होगा और रिपोर्टिंग जो स्पीच होगा उन दोनों को अलग अलग करने के लिए भी हम कोमा यूज करते हैं। कैसे? मान लो मैंने कहा रवि शेड टू मोहन कोमा इन्वर्टेड कोमा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने क्या किया? ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, एक है रिपोर्टिंग स्पीच। इनको अलग अलग करने के लिए मैंने क्या यूज किया है? कोमा। तो रूल नंबर 3 कहता है किसी भी रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए हमको क्या यूज करना है? हमको यूज करना है कोमा। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल नंबर 4 की तरफ को। अब इसका रूल नंबर 4 कहता है यस या नो के बाद। मतलब रूल नंबर 4 कहता है यस या नो के बाद। हम यस या नो के बाद भी कोमा यूज करते हैं। कैसे? मैंने सेंटेंस लिखा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? उसने कहा यस, हाँ, और उसके बाद मैंने कोमा लगाया आई डू, मतलब मैं खेलता हूँ। तो सिंपल सा है, यस या नो के बाद भी हम कोमा पंक्चुएशन यूज करते हैं। मैं क्या लिखा? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? मैंने कहा यस, हाँ, और उसके बाद लगा दिया कोमा, और उसके बाद आई डू। मैंने कहा डज ही लाइक टी, डज ही लाइक टी। अब मैंने ये भी क्वेश्चन लिखा, क्या किया? तो उसके बाद मैंने लगाया नो, उसके बाद क्या लगाएंगे भाई? नो लगाया, नो के बाद कोमा लगाया, उसके बाद क्या लिखेंगे? ही डज नॉट। समझ आ गया? तो मतलब रूल नंबर 4 कहता है किसी भी यस या नो के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? यस और नो के बाद भी हम कोमा यूज करते हैं। ये था इसका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता था कि हम यस और नो के बाद भी हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कोमा। एक रूल और पढ़ लेते हैं इसका लास्ट रूल कह रहा है वाक्य में, मतलब सेंटेंस, वाक्य में जो हमारी क्रिया होगी, वर्ब जो होगी, उसके रिपीटेशन के लिए, किसके लिए? उसके रिपीटेशन के लिए, मतलब उसकी आवृत्ति के लिए। रिपीट करना का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। मतलब मैंने कहा कि मोहन प्लेज क्रिकेट कोमा फुटबॉल एंड टेबल टेनिस। अब मैंने क्या किया? मोहन खेलता है क्रिकेट कोमा फुटबॉल। अब मैंने यहाँ पे यूज किया है कोमा, और कोमा यूज करते ही क्या हो गया? ये अलग अलग इसी। अब भाई इसमें क्या है? क्रिया, वर्ब क्या है? खेलना। भाई इसी का तो बार बार रिपीटेशन है। वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है और टेबल टेनिस खेलता है।
तो ये क्या हो गया, ये था कोमा। अब सेकंड जो पंक्चुएशन हमने समझी, सेकंड पंक्चुएशन थी कोमा। तो फर्स्ट हमने पढ़ी फुल स्टॉप, सेकंड पढ़ी कोमा। अब चलते हैं इन्वर्टेड कोमा। अब थर्ड नंबर है, थर्ड पंक्चुएशन है इन्वर्टेड कोमा। क्या है, इन्वर्टेड कोमा। और इन्वर्टेड कोमा को हम ऐसे यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का मतलब होता है क्या, विराम चिन्ह। अब मैं इन्वर्टेड कोमा की यदि मैं बात करूं तो इन्वर्टेड कोमा में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा का यूज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज्यादा हम करते हैं इन्वर्टेड कोमा का। कैसे, मान लो मैंने कहा ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। अब ये लिख दिया। ये लिखने से एक सिंपल सेंटेंस है, बस इसमें मैंने क्या यूज किया है, इन्वर्टेड कोमा। और ये इन्वर्टेड कोमा क्या कर रहा है, ये इन्वर्टेड कोमा जो स्पीकर है उसको जो स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है वो क्या कर रहा है, उस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। भाई ही सेड, उसने कहा यू आर ए गुड बॉय, इससे क्या रिलेशन बता रहा है। तो कभी भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड कोमा। तो सबसे ज्यादा जो इन्वर्टेड कोमा देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। मान लो मैंने कहा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा राम इज ए गुड पर्सन, राम इज ए गुड पर्सन। तो आपका इन्वर्टेड कोमा जो पंक्चुएशन है वो सिर्फ कहाँ यूज होती है, वो सिर्फ यूज होती है कहाँ पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, वो होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये था आपका नंबर थर्ड, इन्वर्टेड कोमा। 3 हमने पंक्चुएशन अब तक पढ़ लिए, कौन कौन सी, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा एंड अब चलते हैं फोर्थ है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मतलब या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक। ये इसका क्या होता है, साइन होता है। अब इसका जो होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ही इसका यूज करना है। किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी क्वेश्चन पूछने के लिए हमें सिर्फ क्या यूज करना है, ये हमको ये साइन इसमें यूज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि आर यू ए कॉलेज स्टूडेंट, क्या तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। सिंपल सा क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है। कभी भी एक क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए हम सिर्फ ये इंटेरोगेशन मार्क यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा कि डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, मैंने क्वेश्चन पूछा। तो जब क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, इंटेरोगेटिव मार्क। तो कभी भी आपको किसी सेंटेंस में यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो उसके एंडिंग में मतलब उसके एंड में, उसकी समाप्ति पर हमको क्या यूज करना है, हमको यूज करना है क्या, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मतलब इंटेरोगेशन मार्क को हमको यूज करना है समाप्ति पर। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 की यदि मैं बात करूं तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब ये हमको इसमें यूज करना है। इसका साइन जो है वो क्या है, ये इसमें मनोभाव हमको इसमें मतलब इमोशंस, इसमें हमको इमोशंस देखने को मिलेगी। जब कभी भी इमोशंस की बात आएगी
तो वाक्यों के अंत में हमको ये साइन देखने को मिलेगा। मैंने कहा एलास, एलास, एलास के बाद मैंने क्या लिखा, एक भाई सेंटेंस है, ये सेंटेंस की शुरुआत की एलास से, उसके बाद मैंने ये लगा दिया सी इज डेड, सी इज डेड। तो आपको क्या करना है, आपको करना है किसी भी इमोशंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। और एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होगा, ये होगा इस तरीके का, ठीक है। और देखते हैं, सेंटेंस नंबर 1 हो गया। सेंटेंस नंबर 2 मैं कहता हूं कि हेलो, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम। सिंपल सा है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, भाई इसमें मैंने 2 सेंटेंस इंक्लूड कर दी, इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन यूज कर लिया, लेकिन यो मैंने कैसे बनाया, एक्सक्लेमेशन, तो इसलिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लिया। कभी भी मनो कोई इमोशंस आ जाता है, कभी भी इमोशन की यदि बात आती है तो वहां पे यूज करना है ये वाला साइन, मतलब एक्सक्लेमेशन, ठीक। तो ये आपके जो थी पंक्चुएशन, 6 तरीके की पंक्चुएशन होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखी थी, समझाए थे कि कैसे यूज होता है। सारों का एक एक यूज मैंने आपको बताया है एक एक करके। अब लास्ट बचा है 6 नंबर का जो बचा है एपोस्ट्रोफी। क्या है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ये होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं संबंध दर्शाने के लिए। संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध, या तो संबंध दर्शाना हो या पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन का मतलब अधिकार, या तो किसी से संबंध दर्शाना हो या किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो, तब हम एपोस्ट्रोफी की बात करते हैं। मान लो मैंने कहा राम्स बुक, मतलब राम की बुक, अब उसका उस बुक पर राम का अधिकार है, तो मैंने यहां पे यूज किया एपोस्ट्रोफी। क्या यूज किया, एपोस्ट्रोफी। अब संबंध, यदि मैं बात करता हूं संबंध कैसे, भाई मैंने कहा राम्स ब्रदर, राम का भाई, ये इसका इससे संबंध है, तो यहां पे मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया, एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी जो होगा वो होगा क्या, एपोस्ट्रोफी का यूज होगा हमको किसी रिलेशन में संबंध दर्शाने में या पोजीशन या अधिकार बताने में, मतलब संबंध बताने में या अधिकार बताने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी हमको यूज करना है। या एक तरह से हम कैसे, हम जैसे शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, 2 वर्ड को एक जगह हमको कंबाइंड करना है तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने लिखा डू नॉट, और डू नॉट को एक जगह यदि मैं कंबाइंड करूं तो हम इसको डोंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है एपोस्ट्रोफी। इसी तरीके से मान लो मैंने लिखा डज नॉट, क्या लिखा डज नॉट, और इसको मैं एक जगह लिखूं तो क्या लिखूंगा डजंट, क्या लिखूंगा डजंट। तो आपका जो एपोस्ट्रोफी है वो 2 यूज होते हैं, या तो किसी रिलेशन के लिए संबंध बताने के लिए, या किसी से पोजीशन अधिकार बताने के लिए, या शॉर्ट फॉर्म मतलब 2 वर्ड को एक जगह जोड़ने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास थी इसमें हमने समझा क्या, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्ह। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पंक्चुएशन के बारे में बताया कि पंक्चुएशन होती क्या है, सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी पंक्चुएशन होती है। 6 टाइप की पंक्चुएशन मैंने आपको बताई है, 6 की 6 मैंने डिटेल्ड में आपको बताया कि कौन सी पंक्चुएशन कहाँ कहाँ यूज करती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पेपर से उठाइए, उसको करिए, किसी बुक से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि इसमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इससे देखने को मिले। उसके बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है।
चलो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।